हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। रात के बज गए हैं 8 और इस टाइम डेली हमारी क्लास रहती है वाईफाई 2.0 चैनल पे। एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की फिर अपनी क्लास को। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आज 4 जनवरी है। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ना भाई, वैसे वैसे एग्जाम की घड़ियां नजदीक आती रहेंगी और लास्ट मोमेंट पे तैयारी करने से बेहतर है कि पहले ही अपनी तैयारी को बेहतर कर लिया जाए। जो लास्ट मोमेंट पे जागते हैं ना, वो जंगी जहाज मतलब बनते हैं कि भाई शेर हैं हम तो जंग लड़ेंगे, वो तो जंग जीतते नहीं है। अक्सर ऐसे लोग जंग हार जाते हैं। तो वन नाइट फाइटर मत बनिए। ये कोई आपके स्कूल के 7th क्लास के या 6th क्लास के एग्जाम नहीं है। ये भाई साहब गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है, जिसमें कई सालों की मेहनत होती है एक विद्यार्थी की, उसके बाद जाके नौकरी लगती है। तो डेली सुबह उठकर यही प्रयास किया कीजिए कि आज का दिन भी पढ़ने में ही बीते। ऐसा नहीं है कि एक दिन उठे और सोचा आज पढ़ लें, फिर अगले दिन सोचा अब फिर पढ़ लेंगे। ऐसा मत कीजिए। कंटिन्यूटी पे कहीं ना कहीं आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आपकी नौकरी लग पाएगी। चलिए एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आदर्श ठाकुर जी, निर्मल गुज्जर जी, दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लास में। फटाफट से समय को ना बर्बाद करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये प्लस कोर्स है भाई। मेरा भी एक प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है कल से। रात 9:15 बजे मेरी क्लासेस रहेंगी। 20-22 घंटे का वो छोटा सा बैच है अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जाकर जल्दी से, ताकि आपको मेरी क्लासेस मिल पाए। वहां पर मैं थ्योरी भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ये प्लस कोर्स के बेनिफिट देखिए। लाइव क्लास मिलेगी, वीकली टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर क्लासेस रहेंगी, अनलिमिटेड एक्सपर्ट्स, अनलिमिटेड एक्सेस। इसके अलावा एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट मटेरियल, पर्सनल गाइडेंस, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी एक प्लस कोर्स में। तो जरूर जरूर से देखिए इस प्लस कोर्स को। साथ के साथ ये रहेगा अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोर्स CM10। एवरी संडे दोपहर 12 बजे ये करवाया जाता है। इस बार जो होगा वो 9 जनवरी 2022 को होगा। जीए और करंट अफेयर का ही रहेगा। अगर आपने एक अच्छी रैंक इसमें हासिल करी तो 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आप लोग जीत सकते हैं। साथ साथ ये एक प्लस कोर्स रहेगा। 5 जनवरी 2022 से ये शुरू हो रहा है। साथ के साथ ये आइकॉनिक फीचर्स रहेंगे। आइकॉनिक फीचर्स लाइक आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, इसमें आप अपने किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ के साथ ये टेस्ट सीरीज रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। जरूर लीजिए इन टेस्ट सीरीज का बेनिफिट। इसके साथ साथ एक और आइकॉनिक फीचर जिसे हम जानते हैं रेज योर हैंड के नाम से, चलती हुई क्लास में अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे यदि आपका कोई भी डाउट आता है तो उसे आप इस प्रोसेस के माध्यम से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिट देगा चलती हुई क्लास में। इसके साथ साथ किक योर जनरी टू क्रैक इन 2022, 2022 में किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अनअकैडमी लेकर आया एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर। 22% डिस्काउंट चल रहा है हर कोर्स पर। चाहे आप कोई भी कोर्स क्यों ना खरीदना चाहते हैं, आपको यही डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड यूज कर लीजिएगा CM10, ताकि और बेहतर आपको डिस्काउंट मिल पाए। ध्यान रखिए भाई, मेरा कोड क्या रहेगा? मेरा कोड रहेगा CM10। इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हर कोर्स पे। तो ये बहुत जबरदस्त ऑफर है, 5 जनवरी 2022 तक ही वैलिड है, तो जरूर लीजिए इसको भी। साथ के साथ ये कुछ कोर्सेज रहेंगे। जैसे अगर हम बात करें 24 महीने की कोर्स के 7800 रुपए, इसमें आपको 22% का डिस्काउंट मिल रहा है अभी। साथ के साथ अगर आपने यूज किया ये कोड CM10 तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। इसके लिए 12 मंथ्स वाला भी है और पर मंथ के हिसाब से भी आप जा सकते हैं इन कोर्सेज में। क्लियर? चलिए जी, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस प्रकार से। सचिन जी, सरदार जी, मिस्टर झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है सर क्लास में। मनीष मीणा जी, बहुत बहुत स्वागत है। रुबीना खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। शांति से सवाल पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल शांति से रिलैक्स होकर काम करेंगे। पहला सवाल है, इन विच स्टेट इज द इंदर कनिका इंदर किला नेशनल पार्क लोकेटेड? वो जो इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में कहां पर मौजूद है? सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। 15 सेकंड का समय आप लोगों को देता हूं, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। चलिए, ये जो इंदर किला नेशनल पार्क है ये भारत में कहां पर मौजूद है? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? चलिए जी, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर मौजूद है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन है आपके सामने तमिलनाडु और ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। किसी भी राज्य को अगर आप उठाएंगे तो कोशिश कीजिए कि उसके बारे में पूरा पढ़ पाए। जैसे हमने पढ़ा था एक रामसर साइट के बारे में, पोंग पैंग डैम करके वो रामसर साइट थी।
अगर आप पोंग भी याद रख पाएंगे ना ओनली, तो भी वो रामसर साइट को आप टैकल कर पाएंगे। अगर आप केवल पोंग भी याद रख पाएंगे तो भी आप उस रामसर साइट को टैकल कर पाएंगे। रामसर साइट का अर्थ क्या होगा सर? वो दलदलीय जमीन, वो झील के बाद जो दलदलीय जमीन बन जाती है ना, उसे वो रामसर साइट में आरक्षित क्षेत्र में घोषित कर रहा है। क्लियर? रामसर कन्वेंशन, ईरान कन्वेंशन 1971, वो सभी चीजें आपने मेरी उम्मीद के अनुसार पढ़ रखी होंगी। सवाल के सही जवाब की तरफ हम जाएं कि ये इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर मौजूद है, तो सवाल का सही जवाब हिमाचल प्रदेश है। ये पोंग वाली जो रामसर साइट थी वो भी आपको हिमाचल में मिल जाएगी। साथ साथ पिन वैली नेशनल पार्क भी आपको यहीं मिल जाएगा। ये जो पिन वैली नेशनल पार्क है ये भी आपको यहीं पर नजर आएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिन वैली नेशनल पार्क वाला। साथ के साथ अगर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आप जाएंगे तो यहाँ के सीएम और गवर्नर के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। यहाँ के सीएम का नाम है जयराम ठाकुर। यहाँ के सीएम का नाम है जयराम ठाकुर। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए यहाँ के गवर्नर कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है। अगर आप गवर्नर शब्द तक पहुंच जाएंगे ना, तो आपको गवर्नर शब्द के बारे में पता होना चाहिए विस्तार से कि कौन सा गवर्नर करंटली इंपॉर्टेंट चल रहा है, कौन सा गवर्नर करंटली इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए। किस प्रकार से? देखिए सर, गवर्नर की हिंदी क्या रहेगी? हिंदी रहेगी राज्यपाल। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग जानते होंगे आसानी से कि हिंदी राज्यपाल है। ठीक है, स्टेट में बैठेंगे, ये राज्य को संभालने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा, स्टेट में बैठेंगे। ऑलमोस्ट सारी शक्तियां सिमिलर रहेंगी एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट। जो शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति कर सकता है केंद्र में, उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल ये करते हुए नजर आएंगे आपको गवर्नर। ठीक है, राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कि वो सबसे बड़े दल को बुला सकता है, प्रधानमंत्री या फिर पार्टी बुला सकता है कि आप आ जाइए और सरकार बना लीजिए लोकसभा में। उसी प्रकार से राज्य में गवर्नर बुला सकता है कि आपके पास ज्यादा सीटें हैं, आप आ जाइए। जब किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं होगा उस परिस्थिति में आप आ जाइए और सरकार बना लीजिए। साथ के साथ सर, हाल फिलहाल में गवर्नर न्यूज में था जिसने कोंकणी भाषा में शपथ ली थी, जिसने कोंकणी भाषा में शपथ ली थी। तो भारत का पहला गवर्नर राज्यपाल जिसने कोंकणी भाषा में शपथ ली हो, उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है सर, उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी साहब ने कोंकणी भाषा में शपथ ली थी। और कहाँ के राज्यपाल चुने गए थे उस टाइम? गोवा के। जब ये गोवा के राज्यपाल चुने गए थे तो एक जगह का और कार्यभार संभाल रहे थे, महाराष्ट्र का। एक ही राज्यपाल एक समय पर एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है। इसके लिए भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया था 1956 में। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रक्रिया चालू की गई थी। ये सभी चीजें याद रखना भाई, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, जितना आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। सवाल का सही जवाब हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल, डॉक्टर कंबपाती हरि बाबू इज द करंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ये जो डॉक्टर कंबपाती हरि बाबू हैं, ये भारत में किस राज्य के राज्यपाल हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से। चलिए जी, चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। चलिए जी, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है मेघालय, असम, मिजोरम या फिर सिक्किम। हाल फिलहाल में ही इस सवाल को हमने पढ़ा है, अगर आप जानते हो इस सवाल को हमने हाल फिलहाल में पढ़ा है। फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। मौजूदा समय में ये कहाँ के गवर्नर है, कहाँ के राज्यपाल है? रिसेंटली इस सवाल के बारे में हमने पढ़ा है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मेघालय, असम, मिजोरम या फिर सिक्किम। किसी भी राज्य को उठा लीजिए। जैसे आप अर्ध स्वर्ग की बात करें, अर्ध स्वर्ग भारत में किस राज्य को कहकर पुकारा जाता है? तो सर, मेघालय को हाफ हेवन के नाम से कहकर पुकारा जाता है। टूरिज्म के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। हाफ हेवन कौन सा राज्य है भारत में? अर्ध स्वर्ग की अगर हम बात करें तो मेघालय भारत में अर्ध स्वर्ग है, हाफ हेवन के रूप में इसे जाना जाता है। साथ के साथ अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर को स्वर्ग कहा गया है कि जन्नत अगर कहीं मौजूद है तो कश्मीर में। ठीक है, ये बात कही गई थी आमिर खुसरो के द्वारा। कई सारी किताबें में आपको ये भी लिखा हुआ नजर आएगा कि कश्मीर को सबसे पहले स्वर्ग किसने पुकारा? जहांगीर ने। मगर दोनों ही अलग अलग प्रकार की स्टेटमेंट है, दोनों को अलग अलग रखना। अगर हम बात करें आमिर खुसरो के संदर्भ में, तो आमिर खुसरो ने दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज करी थी। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इस सवाल का जवाब और दीजिए सर। इसे मैं कहता हूं कनेक्टिंग टेक्निक।
कि पॉलिटी पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, करंट अफेयर पढ़ाइए, स्टैटिक जीके पढ़ाइए, किसी भी चीज को पढ़ाइए, मगर उसे दूसरे सब्जेक्ट में कनेक्ट जरूर करते रहिए। सवाल का सही जवाब मिजोरम है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। डॉक्टर कंबपाती हरि बाबू इज द करंट गवर्नर ऑफ मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। मिजोरम से पहले हमने एक ऑप्शन के बारे में और जाना था, मेघालय के बारे में। मेघालय को जानते हैं हाफ हेवन के नाम से। फुल हेवन की अगर हम बात करें, पृथ्वी पर जन्नत कहाँ मौजूद है? कश्मीर में। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई? आमिर खुसरो के द्वारा। आमिर खुसरो कौन थे? तो राजकवि थे सर। राजकवि किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में राजकवि थे। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? सर खिलजी वंश का सेकंड जो रूलर मिलेगा वो आपको अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो अलाउद्दीन खिलजी से बनता है वो ये बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जौहर कब देखा था? चलिए सर, यहाँ पर जौहर प्रथा की बात कर रहा हूं मैं। वो कौन सा वर्ष था, वो कौन सा ईयर था, वो कौन सी लड़ाई थी जिस लड़ाई में देखा था उसने जौहर, अलाउद्दीन खिलजी ने। साथ साथ आमिर खुसरो ने 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज करी थी। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? इसकी जवाब और दे दीजिए फटाफट से। यही प्रॉपर तरीका है सर पढ़ने का। इस तरीकों को अगर आप फॉलो करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, और इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत रहेगी जीवन भर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसने खोज करी सर? व्यक्ति का नाम आमिर खुसरो है। किसने खोज करी थी? आमिर खुसरो के द्वारा खोज की गई। एक आपको मिल जाएगा तबला, एक आपको मिल जाएगा सितार। टीएस लिख दिया मैंने। अगर भूल जाओ एग्जाम में तो टीएस याद रख लेना, टीवीएस याद रख लेना तुम। ठीक है, तबला वर्सेस सितार। अगर भूल जाओ, आमिर खुसरो साहब क्या चलाते हुए नजर आएंगे तुम्हें? आमिर खुसरो साहब तुम्हें नजर आएंगे चलाते हुए टीवीएस की बाइक। चल गया काम। टी से हो गया तबला सर वर्सेस सितार, ऐसे काम चल जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप याद रख लीजिए, बस याद रखने की कोशिश कीजिए। जौहर सबसे पहले कब देखा था? वो पद्मावत कहानी या पद्मावत मूवी आपने जरूर देखी होगी। किसके साथ लड़ाई हुई वो फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ईयर बता दीजिए, वर्ष कौन सा था, साल कौन सा था। साथ साथ सर वो जो पद्मावत किताब है, पद्मावत जो रचना है, वो किसके द्वारा लिखी गई है ये और बता दीजिए। किसके कार्यकाल में लिखी गई थी? शेर शाह सूरी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में लिखी गई थी? शेर शाह सूरी के कार्यकाल में ये लिखी गई थी। ये शेर शाह सूरी वही है जो सूर्य वंश की स्थापना करेगा। सूर्य डायनेस्टी का जो फाउंडर मिलेगा वो मिलेगा शेर शाह सूरी। तो पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई और जौहर? 2 सवाल छोड़ दिए, बाकी सब आपको समझा दिया विस्तार में। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इन इंडिया इज द चैम्बरकम बकम लेक लोकेटेड? भारत में चैम्बरम बकम झील कहां पर स्थित है? अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आपके लिए नया है तो सर अच्छा क्वेश्चन है। अगर वही क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाती है चीजें। सवाल है वेयर इन इंडिया द चैम्बरा बकम लेक लोकेटेड? भारत में ये चैम्बरा बकम झील जो है वो कहां पर मौजूद है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर सिक्किम। चलिए फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। मलिक मोहम्मद जयासी के द्वारा लिखी गई थी। बहुत बढ़िया। इससे पता है क्या बेनिफिट होता है? राणा सिंह के, रतन सिंह के साथ हुआ था जी। बहुत बढ़िया सर। जब आप रतन सिंह को पढ़ोगे ना, मतलब अगर आप इतिहास के पन्नों को ढंग से पलटोगे ना, तो राणा सांगा का बेटा उदय उदय सिंह, या उदय सिंह आप बोल दोगे काम चल जाएगा। ठीक है, राणा सांगा के बेटे उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप। तो भाई महाराणा प्रताप का नाम सुनते हैं ना, मतलब एक शरीर में एक ऊर्जा अलग आ जाती है। जब महाराणा प्रताप के बारे में आप पढ़ेंगे ना, बस केवल कहानी पढ़ना शुरू करेंगे कि महाराणा प्रताप किस प्रकार से जंग जीती, किस प्रकार से जीवन भर कभी हार नहीं मानी, अंत में भी जब उनकी मृत्यु होगी तो उनका सबसे बड़ा जीवन भर जो दुश्मन रहा अकबर, वो भी फूट फूट के रोया। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर फूट फूट के रोया था अकबर की मैं जीवन भर, पूरे जीवन भर महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया, सबको हरा पाया, प्रताप को नहीं हरा पाया। ठीक है जी। तो बहुत प्रसिद्ध, बहुत जबरदस्त गाथाएं आपको मिलेगी। राणा सांगा का जो सही मायने में वंशज माना गया, उनका पुत्र महाराणा प्रताप साहब। ठीक है जी। उदय सिंह के ऊपर भी कहानी है। वो आपने एक मूवी देखी होगी, मैंने ऑलमोस्ट पहले भी समझाई है वाली कहानी। वो आपने मूवी देखी होगी कोहिनूर, गोविंदा की मूवी है कोहिनूर, जिसमें भाई साहब वो चाचा पूरे खानदान का कत्ल कर देता रात को सोते हुए। वो रियल स्टोरी है सर। बस रियल स्टोरी ये नहीं है कि वो आंखों से टाइगर को बस में कर लेता था, ये वाली रियल स्टोरी नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसी एक स्टोरी है कि उदय सिंह कि जितने भी, मतलब जो उस समय राणा सांगा का सबसे बड़ा बेटा था, उसको बनाया गया राजा। वो 18 वर्ष की आयु में ही राजा बन गया। थोड़ा मदरा पान में उसका ध्यान ज्यादा था और वो लोग उसको बहका रहे थे। एक रात प्लान बनाया चारों ने मिलकर और पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। और वहां पर वही जैसे उसमें एक दाई दिखाई गई है ना, दाई ही संभालती थी उस समय बच्चे को। तो दाई
उदय सिंह की जगह अपने बच्चे को लेटा देगी और आएगा, गर्दन काट देगा, उस उदय सिंह बच जाएगा। उदय सिंह को लेकर जाएंगे, उसका जंगलों में उसका पालन पोषण होगा। उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है कि कैसे वो भागेंगी, उनका पति आएगा, क्या उनके पति को कहेंगे, उनका पति कैसे अपने बेटे को अग्नि देगा, आखिरी अग्नि देगा, घर में ही आग लगा देगा, पूरे कमरे में ही आग लगा देता है कि भाई अगर लेकर भागूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मगर हाँ, बहुत क्लासिक इतिहास मिलेगा अगर आप ढंग से पढ़ेंगे। चलिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कभी कभी भाई मैं भी बह जाता हूँ कहानी में। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? मेरे को लगता है कि यार जब ज्ञान दे रहे हो तो पूरा दे दो, छोड़ो मत। सवाल का सही जवाब सर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में बैठे हुए नजर आएंगे एम के स्टालिन। एम के स्टालिन, ठीक है जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के जो सीएम है, सीएम का नाम है एम के स्टालिन। गवर्नर का नाम मुझे बता दीजिए आप। एम के स्टालिन यहाँ के सीएम है। गवर्नर का नाम बता दीजिए, गवर्नर का नाम क्या है? फटाफट से कमेंट करके गवर्नर का नाम यहाँ पे बता दीजिए। सवाल का सही जवाब तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल स्क्रीन पर है। Where is the United Nations Institution for Training and Research यूनिटार हेडक्वार्टर? संयुक्त राष्ट्र शिक्षण, परिशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर मौजूद है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यूयॉर्क में या फिर ज्यूरिच में? चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। RN रवि, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? यूनाइटेड नेशन फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सर अगर आप स्विट्जरलैंड का सही मायने में इतिहास पढ़ेंगे ना, तो वो वाला इतिहास आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सर लेनिन में। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्विट्जरलैंड आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको लेनिन भी पढ़ना पड़ेगा एक बार, कि लेनिन कैसे भागेंगे, स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे। बहुत बार अपने जीवन काल में वो पहुंचेंगे स्विट्जरलैंड की बस्तियों में और वहां रहकर जंग लड़ेंगे। वो क्रांति जो रेवोल्यूशन मानते हैं, वो क्रांति जो लड़ने की प्रक्रिया होगी वो वहीं से होगी। मैंने लगभग 1913 के आसपास तक पढ़ा है अभी लेनिन के बारे में। तो सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। मगर हाँ, कनेक्ट करने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको ऐसे। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। बहुत सारे हेडक्वार्टर्स आपको यही जेनेवा स्विट्जरलैंड में नजर आएंगे। एक ट्रिक वो वाली है कि डब्ल्यू से शुरू होगा और ओ पे खत्म होगा। लगभग मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स आपको वो यही नजर आएंगे। इसके अलावा आई से शुरू होगा और ओ पे खत्म होगा, उसके भी मैक्सिमम हेडक्वार्टर आपको यही नजर आएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें याद रखने का तरीका है। ट्रिक अलग से बताऊंगा भाई, ट्रिक यहाँ बताने का फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द मास्टर चांदगी राम स्पोर्ट्स स्टेडियम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? और सवाल है, मास्टर चांदगी राम स्पोर्ट्स स्टेडियम भारत के किस राज्य में मौजूद है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटका, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। सर लेनिन, मतलब देखिए मैंने अभी मतलब मेरी किताब ना वो बीच में अधूरी रह गई है, थोड़ा बहुत मैं डाइवर्ट हुआ चीजों को लेकर। हाँ, वरना मैं लगभग 40 के आसपास किताबें लाया था। मुझे ये था कि 40 की 40 किताबों को ऑलमोस्ट 40 दिन में ही पढ़ना है। तो ऐसे मैं बैठता भी था, फिर थोड़ा ना आंखों में दर्द बहुत भयंकर होने लग गया, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है। मेरे ज्यादा दर्द होने लग गया था आंखों में पढ़ने से। मैं पढ़ रहा था 14-14, 15-15 घंटे पता नहीं चलते थे, 5-5, 6-6 घंटे तो पता नहीं चलता था बैठे हुए हैं। फिर वॉशरूम गए, फिर बैठ गए, तो ऐसे रातें कट रही थी लंबी लंबी। अगर फिर मेरे को लगा कि थोड़ी आंखों के साथ भी ना इंसाफी कभी कभी बेहतर नहीं है, इसीलिए। मगर हाँ, दोबारा शुरू करूंगा। तो लेनिन मेरी बीच में छूटी हुई है अभी। मास्टर चांदगी राम स्पोर्ट्स स्टेडियम भारत में कहाँ मौजूद है? एक सवाल आपसे और पूछूंगा, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर मौजूद है सर? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है, इसका जवाब दीजिए। सर मेजर ध्यानचंद साहब का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। सर 1905 को बहुत सारी चीजों के लिए याद रखा जाएगा, जिसमें से एक बहुत जबरदस्त फेमस चीज ये भी है भारत के इतिहास में अगर देखा जाए। वैसे 1905 बंगाल विभाजन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वो तारीख थी 16 अक्टूबर 1905। शायद यहाँ से वो जो विभाजन था ना, वो होता ही चला गया, कभी जुड़ ही नहीं पाए। ठीक, 29 अगस्त को सालाना मनाया जाता है सर स्पोर्ट्स डे। आप सभी लोग जानते हैं हाल फिलहाल में राजीव गांधी, और राजीव गांधी जो स्पोर्ट्स अवार्ड है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। क्लियर, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा सवाल है। ये हो गया सर नेशनल स्पोर्ट्स डे। इंटरनेशनल मनाया जाता है सालाना 6 अप्रैल को। अंतरराष्ट्रीय, ये सवाल रेलवे में पूछा गया था। 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी सर भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की। बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर सर 3 मिलेंगे।
एक मिलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, एक मिलेंगे भैरव सिंह शेखावत, एक मिलेंगे सर लाल कृष्ण आडवाणी, एल के आडवाणी साहब मैंने लिख दिया, एल के आडवाणी समझ जाइएगा। इसके साथ साथ सर बीजेपी को अगर पुराने तरीके से आप देखेंगे तो भारतीय जनसंघ के फाउंडर मिलेंगे सर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा टनल मिलेगी सर आपको, एक जल्दी से ये बता दीजिए श्यामा टनल कहां पर मौजूद है भारत में। श्यामा टनल जो है वो भारत में कहां पर मौजूद है। जितने फैक्ट्स बन सकते हैं सर, जितने सवाल बन सकते हैं सारे ही समझाने की कोशिश करता हूं मैं एक साथ। चलिए, ये कहां पर मौजूद है सर? ये वहां पर मौजूद है जहां आपको एसपी नजर आएगी, समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कहां है सर? सैफई में। उत्तर प्रदेश में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में आपको नजर आएगा सैफई में। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं उम्मीद करूंगा सारे ही समझ आ गए होंगे। केवल ये श्यामा जो टनल है ना सर, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहां पर मौजूद है ये मुझे बता दीजिए, बाकी मेरी तरफ से फैक्ट्स आपके लिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी लोकेटेड? इससे बेसिक सवाल हो ही नहीं सकता। चलिए जी, भारत के किस भाग में भारतीय जंगली गधा अभयारण्य स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर जम्मू और कश्मीर? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए जी, अगला सवाल स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरी कोशिश पूरी रहती है कि ज्यादातर हिस्ट्री पॉलिटी को कनेक्ट ही किया जाए। स्टैटिक तो हो ही जाती है, करंट अफेयर भी कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे वो भगत सिंह कोश्यारी वाला सवाल था। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी लोकेटेड। इसको अगर कनेक्ट करना है ना तो सर आपको एक व्यक्ति को उठाना पड़ेगा जिनका नाम है किरण रिजिजू। अगर इस सवाल को कनेक्ट करना है आपको उस राज्य के साथ तो किरण रिजिजू को उठाना पड़ेगा। सर स्पोर्ट्स असैसिनेशन करके कोई सेंटर खोला गया था, स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर, सॉरी असैसिनेशन नहीं, असैसिनेशन की तो वो मारकाट हो जाएगी ना हिंदी। आर्बिट्रेशन सेंटर, स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर, वहां पर अर्थ ये है कि अगर कोई मुकदमा चल रहा है किसी खिलाड़ी पे तो उसकी जल्दी से सुनवाई कर ली जाए, उसके लिए आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया गुजरात में। ये याद रखना। किसके किसके द्वारा उसकी ओपनिंग करवाई गई है? किरण रिजिजू के द्वारा। किरण रिजिजू क्या संभाल रहे हैं सर? कानून मंत्रालय संभाल रहे हैं। इसके साथ एक व्यक्ति और जोड़ दीजिए, अनुराग ठाकुर, क्योंकि स्पोर्ट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? खेल मंत्रालय। ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। सवाल का सही जवाब गुजरात है। रन ऑफ कच्छ की यहाँ पर वो बात कर रहा है। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनते हैं वो सभी आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ये आपने जरूर पढ़ी होगी सर, अगर आपने नोबेल प्राइज पढ़े हैं तो। वियतनाम, युगांडा, नॉर्वे या फिर मंगोलिया? चलिए, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो फर्स्ट पीस प्राइज था ना वो किसे दिया गया था? जो पहला शांति के लिए नोबेल पुरस्कार था, जो पहला शांति के लिए नोबेल प्राइज था वो किसे दिया गया था? उस व्यक्ति का नाम क्या है? उसका क्या संबंध है सर जेनेवा कन्वेंशन से? उसका क्या संबंध है सर जेनेवा कन्वेंशन से? सर जेनेवा कन्वेंशन का क्या संबंध है विंग कमांडर, जिनको अब प्रमोशन मिल गई है, आप सभी को पता होगा, विंग कमांडर अभिनंदन साहब से। विंग कमांडर अभिनंदन साहब से जेनेवा कन्वेंशन का क्या संबंध है? ये जेनेवा कन्वेंशन कैसे संबंधित है सर? एक वॉर से। ठीक है, इसके ऊपर वैसे यार कम से कम 25-30 मिनट की बहस बनती है, अगर हम पढ़ना चाहें तो। थोड़ा अच्छा टॉपिक है पूरा का पूरा। जेनेवा कन्वेंशन बोलोगे तो समझा दूंगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा जल्दी समझा दूंगा। ओस्लो की अगर हम बात करें सर, ओस्लो का सही जवाब क्या रहेगा? नॉर्वे। ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? नॉर्वे इस सवाल का सही जवाब है। फर्स्ट पीस प्राइज 2 व्यक्तियों को दिया गया था, सेकंड पर्सन का नाम मुझे यहाँ पर उसकी नीड नहीं लग रही। यहाँ पर वो व्यक्ति जो मिलेंगे ना सर, उनका नाम था हार्बर्ट करके उनका नाम आपको मिल जाएगा। हार्बर्ट करके उनका नाम मिल जाएगा, जितनी मेरी अच्छी थोड़ी सी शार्प है मेमोरी, मैं मानता हूँ। सर ये व्यक्ति ना 18 सेंचुरी 1874 या 1878 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। ये 2 देशों के भ्रमण पे गए, मेरे ख्याल से पोलैंड की तरफ गए, और जब ये वहां गए ना तो एक युद्ध शुरू हो गया, वॉर शुरू हो गया। उस वॉर में 40,000 लोग मारे गए, उसमें 40,000 लोग मारे गए। युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद ये जो व्यक्ति थे इन्होंने क्या किया कि दोनों तरफ के लोगों की मदद करी। जिस कंट्री घूमने गए थे उसकी तो करी, जो दूसरी कंट्री के भी घायल सिपाही थे उन्हें भी पानी पिलाया, उनकी भी मतलब उनकी भी जिस तरीके से ये हेल्प कर सकते थे वो हेल्प करी। इसको देखते हुए लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज किया। लोगों ने बोला आप ऐसे कैसे कर रहे हो, आप यहाँ घूमने आए हो और आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो। तो इन्होंने बोला
कि जब तक युद्ध चल रहा था ये सिपाही थे, और जब युद्ध खत्म हो गया तो ये एक सिविलियन है, आम नागरिक है, और इंसानियत के तौर पर हमारा फर्ज बनता है इनकी मदद करना। आगे जाकर सर ये एक किताब लिखेंगे जिसे स्वीकार किया जाएगा जेनेवा कन्वेंशन के रूप में। आप मान सकते हो इसे, अगर आपने अच्छे से और गहन अध्ययन किया है ना, तो आपको एक सोसाइटी नजर आएगी, रेड क्रॉस सोसाइटी। आपको एक सोसाइटी नजर आएगी, मैं शायद जेनेवा कन्वेंशन थोड़ा सा रॉन्ग बोल गया हूँ। यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी को आप ठीक मान लेना, ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन को मेरे हिसाब से अभी आप यहाँ मत रखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी। अब रेड क्रॉस सोसाइटी आगे जाकर बनेगी 1949 में, मगर जो अपने देश में आकर वापस ये आएंगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आके ये एक किताब लिखेंगे, उस किताब को स्वीकार किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, संविधान के रूप में। और वो संविधान क्या होगा कि अगर दो देशों की लड़ाई हो रही है, लड़ाई में अगर एक नागरिक, इस कंट्री का नागरिक उस कंट्री में चला गया ड्यूरिंग वॉर, तो उसको इज्जत से वापस किया जाएगा। इस प्रकार के उसमें रूल्स लिखे जाएंगे। 1914 में वर्ल्ड वॉर होगा, 19 तक वर्ल्ड वॉर चलेगा, उसमें कोई नहीं मानेगा इन रूलों को, फिर सब इसमें संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, फिर इसमें अमेंडमेंट होगा, और 1949 में मेरे ख्याल से 8 मई को रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कर दी जाएगी। और इसी रेड क्रॉस सोसाइटी के आधार पर सर विंग कमांडर अभिनंदन साहब को बाइज्जत, मतलब अच्छे से इज्जतता के साथ, विदाउट एनी क्वेश्चंस, बहुत शालीनता के साथ, वो क्वेश्चंस तो वहां किए होंगे अलग बात है, मगर बहुत इज्जत से वापस कर दिया गया था, अगर आपको याद हो वो अटैक उस समय, ठीक है। तो और भी बहुत सारी डिटेल है इसमें पढ़ने के लिए, मगर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उम्मीद करूंगा जो फैक्ट्स और फिगर्स यहाँ पर आपको नजर आए हैं उसको आप इंपॉर्टेंट मान के नोट डाउन कर लेंगे। सवाल का सही जवाब नॉर्वे है। ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। ऐशबाग स्टेडियम, और सबसे पहले नोबेल प्राइज उन्हें मिलेगा 1901 में, 1901 में, इसी के लिए, पीस के लिए नोबेल प्राइज मिलेगा उन्हें, ठीक। ऐशबाग स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये जो ऐशबाग स्टेडियम है ना, ये भारत में कहां पर मौजूद है? जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। चलिए जी, जी हाँ, हेनरी, हेनरी डोनेट, हेनरी डोनेट मिलेंगे, वो मैं हार्वर्ड बोल गया शायद, हेनरी डोनेट नाम के व्यक्ति मिलेंगे, हेनरी डोनेट नाम के व्यक्ति मिलेंगे, ठीक। हाँ, मुझे इतना तो कंफर्म था, एच सही है, हेनरी डोनेट मिलेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अगला सवाल। सीमा चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम क्लास में आपका। चलिए, द विजय जी, सर रविंद्रनाथ टैगोर आप किस बेसिस पे जवाब दे रहे हैं? 1913 की बात है, मैं यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ सर, अल्फ्रेड नोबेल के समय, अल्फ्रेड नोबेल के समय का किसके लिए मिला था उनको? तो आप सभी लोग जानते हैं डायनामाइट की खोज के लिए मिला था, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ 1901 में जब पहली बार नोबेल प्राइज बांटे गए, तो शांति के लिए किसे दिया गया? हेनरी डोनेट उसमें एक व्यक्ति मिलेंगे, उन्हें दिया गया। क्यों दिया गया उसके लिए पूरा रीजन तुम्हें दे दिया। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, कहीं ना कहीं इसके बारे में छोटी सी झलक तुम्हें दे दी। स्थापना मेरे ख्याल से उसकी 8 मई के आसपास ही आपको मिलेगी, ठीक। चलिए जी, ऐशबाग स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की फटाफट से कोशिश कीजिए। ऐशबाग स्टेडियम कहां मौजूद है? मध्य प्रदेश में मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। इससे 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक सवाल तो सर वो इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ पर एक जगह है जिसे हम जानते हैं मुरैना डिस्ट्रिक्ट के नाम से, और मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है, एक टेम्पल है, इस शेप में वो टेम्पल है, इस शेप में वो टेम्पल है, ऐसे टेम्पल है, और इसे हम जानते हैं 64 जोगनी मंदिर के नाम से। और इसी मंदिर से कॉपी किया गया है इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर, भारतीय संसद का, इंडियन पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कहां से कॉपी किया गया? 64 योगी मंदिर से किया गया है सर, ये याद रखना। जिस प्रकार से इसमें पिलर लगे हुए हैं और बीच में इस प्रकार से है, इसी प्रकार से आपको भारत की पार्लियामेंट, संसद नजर आएगी। कुल मिला के इसमें कितने पिलर लगे हुए हैं? 144 पिलर्स। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है। साथ के साथ आप सभी लोग जानते होंगे 1921 में इसको शुरू किया गया था बनाना, और 1927 में ये बनकर तैयार हो गई थी। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट हाउस की, तो वो 1912 में शुरू हुआ था और 1929 के आसपास बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। एडवर्ड ल्यूटेंस आपको मिल जाएगा, और हार्बर्ट बेकर यहाँ व्यक्ति मिल जाएगा जिनके द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। उम्मीद करूंगा ये फैक्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। साथ साथ पाकिस्तान के फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है, जिनकी डेथ हुई है कुछ समय पहले ही, अभी हाल ही में। फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ पाकिस्तान, उनकी डेथ हुई है, उनका जन्म 1930-31 के आसपास मध्य प्रदेश भोपाल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान वहां पे मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द कुरनूल सिटी लोकेटेड? कुरनूल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? अगला सवाल स्क्रीन पर है। चलिए जी, कुरनूल शहर किस नदी के तट पर है? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए।
देखिए बहुत थोड़ा सा समय होता है और मेरी कोशिश रहती है कि उस थोड़े से समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें सिखा दी जाए। तो इसीलिए मैं कई सारे हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि नई कहानी आपको मिलती होगी। चलिए जी, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा, जबरदस्त, सिंपल, साधारण सा क्वेश्चन है। अगर आप जवाब दे पाएंगे तो। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जैसे पूछा जाता है ना, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर हैदराबाद सिचुएटेड, मूसी नदी के किनारे पर मौजूद है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर नागपुर सिचुएटेड, इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर नासिक सिचुएटेड, इस प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। इस सवाल का सही जवाब है सर तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर बी। कुरनूल किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो कुरनूल बसा हुआ है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। इसके अलावा कुरनूल एक जगह है, एक जगह इतिहास के पन्नों में, पॉलिटिकल इतिहास की अगर हम बात करें तो त्रावणकोर मिलेगी। भारत का पहला प्रांत जिसने खुद को आजाद घोषित किया था वो था त्रावणकोर। त्रावणकोर की हेडलाइंस छपी थी सर कि भाई खुद को आजाद घोषित कर दिया। त्रावणकोर का ऐसा मानना था, ये जैसे भारत का नक्शा हो गया ना, ये वाला क्षेत्र जो था वो त्रावणकोर था। तो अंग्रेजों ने भड़काया, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पदार्थ मिलते थे जिनकी आवश्यकता अंग्रेजों को थी। अंग्रेजों ने भड़काया और बोला कि तुम्हें यहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हें एंट्री करने के अंदर आवश्यकता ही नहीं है, ये रहा समुद्र, बाहर से खुद को आजाद घोषित कर दो, यहाँ से पूरा बिजनेस करते रहना अपना। अंग्रेजों के बहकावे में आके भाई साहब वहां के राजा ने घोषित कर दिया खुद को आजाद। मगर वहीं के एक सिपाही ने सिविल ड्रेस में राजा की हत्या कर दी। घोड़े पे जा रहा था राजा और वही सिविल ड्रेस में, मतलब सैनिक की वर्दी में नहीं आया, सिंपल वर्दी में आया और आके हत्या कर दी। और वो वाला मैटर जो था खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और इसीलिए एक जगह थोड़ा सा कम हमें फोर्स लगानी पड़ी, समझ सकते हो आप। सरदार पटेल को यहाँ पर थोड़ा कम काम करना पड़ा, इसी वजह से। सवाल का सही जवाब तुंगभद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। व्हाट इज द करेंसी ऑफ अर्मेनिया? अर्मेनिया की करेंसी क्या है? शोकेल है, डोंगो है, सोमा है या फिर द्रम है? चलिए जी, किशन जाट जी बहुत बहुत स्वागत है सर, राजगढ़ से हैं आप। अभी वहीं था सर 2 3 4 5 दिन पहले में। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अर्मेनिया, व्हाट इज द करेंसी ऑफ अर्मेनिया? अर्मेनिया की करेंसी क्या है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की फटाफट से कोशिश कीजिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब यहाँ पे? अर्मेनिया की करेंसी क्या रहेगी? शेकेल, डॉम, सोम या द्रम? सवाल का सही जवाब सर द्रम है, ऑप्शन नंबर डी है। ये रैपिड फायर क्वेश्चन है, इनको तो रैपिड फायर में ही निपटा दीजिए। अगर आप चाहते हैं फिर भी कि भाई जब करेंसी लिखा है तो सर कुछ और समझाएं, तो सर करेंसी में मैं आपको इतना ही समझाऊंगा केवल कि भारत अभी जो मौजूदा समय में रुपए का इस्तेमाल कर रहा है ना, वो रुपया, उस रुपया को भारत में चलाने वाला सबसे पहला शासक कौन था? शेर शाह सूरी। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अगर शेर शाह सूरी मरा ना होता, कालेंजर के फोर्ट पे उसने भाई वो तोप से गोला को दागा, वो तोप का गोला वहां फोर्ट पे दीवार पे लग के वापस आ गया, जहां वो खड़ा था वहीं पे बहुत सारा बारूद जमा था, वहीं वो गिरेगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं मरा होता शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी अकबर से भी बहुत बड़ा शासक होता। शासक इन द सेंस सक्सेसफुल राजा होता, सक्सेसफुल शासक होता, क्योंकि उसकी नीतियां इतनी जबरदस्त थी कि आप शायद इमेजिन। जीटी करनाल रोड, आप भाई आप समझ सकते हो, जिस व्यक्ति ने जीटी करनाल रोड बना दिया सर, सराय बनवा दिए रुकने के लिए, जो राहगीर जाएंगे उनके रुकने के लिए सराय बनवा दिए, वो गढ़वा दिए कि कितना किलोमीटर क्या है। तो आप समझ सकते हो उसकी क्या बेहतरीन नीति रही होगी। अलाउद्दीन खिलजी की एक नीति, दाग प्रथा, हुलिया प्रथा को दोबारा चलवा दिया उसने। दाग प्रथा, घोड़े के ऊपर दाग लगाना, हुलिया प्रथा, सिपाहियों के स्केच बनवाना, तो बहुत ही जबरदस्त नीतियां थी उसकी। सवाल का सही जवाब द्रम। रुपये को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको कि रुपया कहां से आया अपने पास। अगला सवाल, इन विच स्टेट इज द कृष्णा राजा सागर डैम लोकेटेड? भारत में कृष्णा राजा सागर डैम कहां पर मौजूद है? चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है सर, जवाब देने की कोशिश कीजिए। सर ये फर्स्ट पेपर कंट्री ना, वो चाइना हम बोल तो देते हैं, मगर मैंने ना जब थोड़ा और इतिहास को गहन मतलब ढंग से अध्ययन किया ना, तो इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी तुम अगर आप एसएससी के अकॉर्डिंग ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है। अभी आप रेलवे एसएससी के अकॉर्डिंग चलिए, मगर हाँ इसमें भी आपको मैं थोड़ा बहुत और अलग से एक बार गाइड करना चाहूंगा, क्योंकि जितना मैंने विस्तार से पढ़ा है वो आपको बताऊंगा मैं। इन विच स्टेट इज द कृष्णा सागर डैम लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है सर। एक सवाल बहुत बेसिक है मगर फिर भी पूछ जाता है एग्जाम में कि साउथ का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साउथ का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटका है। कर्नाटका में सर आपको बैठे हुए नजर आएंगे बोमाई, ठीक है,
कर्नाटका में आपको बैठे हुए नजर आएंगे बोमाई सीएम के रूप में। साथ साथ यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है तवरचंद गहलोत। यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है तवरचंद गहलोत। सर ये गहलोत साहब पहले हुआ करते थे राज्यसभा में सदन के नेता। ये पहले हुआ करते थे राज्यसभा में सदन के नेता। इनको रिमूव करके बनाया गया सर पीयूष गोयल को, मतलब इनको दूसरी पोस्ट दे दी गई और पीयूष गोयल साहब अब क्या संभाल रहे हैं, सदन के नेता है राज्यसभा के। ये फैक्ट्स भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर अगर एक चीज और बनती है, ये बात है मेरे ख्याल से 1993 के आसपास की, कर्नाटका में इमरजेंसी लगाई गई, इंप्लीमेंट की गई ऑन द बेसिस कौन सी वाली, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, राष्ट्रपति शासन, और अपनी मर्जी से इंप्लीमेंट कर दिया गया। उस समय मेरे ख्याल से बोमानी बोमानी करके या बोमाई बोमाई करके, ये नहीं दूसरे, उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे, गए अपील करी, कोर्ट गए, तो कोर्ट ने प्रेसिडेंट रूल को सिरे से नकार दिया और बोला कि अपने घर की थोड़ी खेती है कि आप कहीं भी इंप्लीमेंट कर दोगे प्रेसिडेंट रूल। और इसी आधार पर सर 2016 में भारतीय जनता पार्टी, मतलब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं पार्टी का नाम मेंशन नहीं करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उत्तराखंड में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और मेरे ख्याल से 25-26 जनवरी के आसपास इंप्लीमेंट कर दिया प्रेसिडेंट रूल वहां पे। वो गए कोर्ट में, गए कोर्ट में बैठे हुए थे सर जॉन जॉन नाम के, उस समय मेरे ख्याल से उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो थे सीजीआई बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि मजाक थोड़ी हो रहा है, विदाउट एनी ग्राउंड, मतलब बिना किसी ग्राउंड के आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इस पे पूर्णतः मतलब स्टे लगा दिया गया इमरजेंसी के ऊपर, उत्तराखंड वाला। ये मैटर आप पढ़ सकते हो, रिसेंट वाला है, 4-5 साल कोई पुरानी बात नहीं है, 2016 का मैटर है। क्लियर। सवाल का सही जवाब कर्नाटका है। कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर है, बैंगलोर का नाम बेंगलुरु कर दिया गया। बेंगलुरु का सिंबल है बी और यू। ये सवाल पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी 2018 में कि बैंगलोर का सिंबल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य भारत में किस राज्य में मौजूद है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। चलिए जी। सर देखिए मैं ना पीसीएस तक पढ़ा सकता हूँ सर, और यूपीएससी पॉलिटी में ऑप्शनल अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि ऐसे खड़े खड़े पढ़ा दूंगा सर, थोड़ा सा सामने होता है ना फिर वो ऑप्शनल में, मेरे को वो लगता है। ठीक। हाँ पॉलिटी भी, पीसीएस में आप जाइए, मैं पॉलिटी आराम से आपकी टिक करवा दूंगा, हिस्ट्री करवा दूंगा सर। इसके अलावा सर आप यूपीएससी में जाइए, अगर आप सीसेट की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, मैं टिक करवा दूंगा। मगर सर मेंस के लिए आपको रिटर्न स्किल्स के लिए मैं आपको नोट्स बता सकता हूँ कि आप ऐसे पढ़िए, लिखने का पैटर्न ये है, इन बुक्स को आप फॉलो कीजिए। सही मायने में जो आपको सही जानकारी मिलेगी वो इन किताबों में मिलेगी, ना कि केवल 4 ऊपर ऊपर वाली किताबों में। सही अध्ययन आपको वहां से प्राप्त होगा। मैं गाइड कर सकता हूँ आपको, मगर पढ़ना तो आपको पड़ेगा। देखिए चलिए जी, कहाँ पर मौजूद है सर ये? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। सर पोखरिया एक जगह आपको मिलेगी, पोखरिया झारखंड में मिलेगी ये जगह आपको, पोखरिया एक जगह मिलेगी आपको झारखंड में। इस पोखरिया झारखंड नामक स्थान पर आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नजर आएगी जिसे हम जानते हैं हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर रेलवे के अकॉर्डिंग जाए, एसएससी के अकॉर्डिंग जाए, वनडे एग्जाम में जाए तो अच्छा क्वेश्चन है। इवन पीसीएस में भी पूछता है, झारखंड पीसीएस में सर बहुत बेसिक सवाल पूछता है। झारखंड पीसीएस में एक सवाल पूछा गया था, वो थोड़ा सा मुश्किल लगा था मुझे। आपने पढ़ा होगा सर एक कमेटी का नाम, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा ही होगा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में। ठीक है, जब इंदिरा गांधी जी ने इंप्लीमेंट की थी ना इमरजेंसी, कौन सी वाली, नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एग्रेशन। ठीक है, आंतरिक विरोध के चलते हुए जो इमरजेंसी इंप्लीमेंट की गई थी, थर्ड इमरजेंसी थी भारत में, तारीख थी 25 जून 1975, 42वां संविधान संशोधन, उसको यहाँ जोड़ता हूँ। सरदार स्वर्ण सिंह उस समय भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी ने चार्ज संभाला था दिसंबर 1975 में, ये भी याद रखना। तो सरदार स्वर्ण सिंह साहब की अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण किया गया था जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा था भारत में। किसको जोड़ा था सर? फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा था भारत में। ये फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो किया गया था यूएसएसआर से। इन्होंने सर 8 ड्यूटीज को जोड़ने के लिए, नहीं इन्होंने 10 ड्यूटीज को जोड़ने के लिए रिकमेंड किया था। इन्होंने 8 को जोड़ने के लिए रिकमेंड किया था, जोड़ी 10 गई थी उस टाइम पर। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं 11वीं जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 2001-2 के आसपास। सर ये जो व्यक्ति है ना सरदार स्वर्ण सिंह, सवाल ये पूछा गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी में कितने मेंबर्स थे। मेंबर्स तो आप इजीली बता देंगे, 12 मेंबर्स थे इसमें। मेंबर्स की संख्या कितनी थी? 12। उसने 4 ऑप्शन दिए थे सर, कौन सा मेंबर नहीं था। तो ये 12 के 12 नाम, अगर आप पीसीएस की तैयारी करेंगे तो कम से कम वहां तक जाना पड़ेगा आपको।
ठीक है। इसके अलावा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था सर 12 दिसंबर 1975 को, ठीक है जी। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था मेरे ख्याल से जनवरी 17 की, आप जनवरी 1977 याद रखिए, ठीक है सर। यहाँ पर हो गया था संविधान संशोधन, बिल पारित कर दिया था, मगर लागू कहाँ पे हुआ? जनवरी 1977 में। ये भी याद रखना सवाल, 1976 में, 77 में नहीं सर, 76 में, जनवरी 1976 में। तो 12 दिसंबर 1975 को संविधान संशोधन कर दिया गया था, उसके बाद जो इम्प्लीमेंट हुआ वो यहाँ आकर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, कमाराजर पोर्ट लिमिटेड इज बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये जो कमराजर पोर्ट निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चलिए जी, मौलिक कर्तव्य, बहुत बढ़िया जी, मतलब इतना ही से काम नहीं चलता, ये ध्यान रखना जी। मैं कर दूंगा सर आपको गाइड पंजाब तहसीलदार के लिए, आप बेफिक्र रहिए। पर ये बात याद रखना सर कि एक लेवल हर चीज में आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा। जैसे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, हम कमेटी से आप समझ रहे हैं मेंबर हैं, उसमें ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे। अब ग्रुप ऑफ पर्सन कितने हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, 12 है। ये तो मेरे ख्याल से सीजीएल को भी पूछना चाहिए कम से कम इतने लेवल का सवाल, तो ताकि बच्चा पढ़े और जीके को थोड़ा ध्यान से पढ़े। अभी तो पढ़ते ही नहीं यार स्टूडेंट, जीके को तो कोई लेना देना ही नहीं है जीके से तो उनका। चलिए, फॉर्मरली नोन एज एनोरा पोर्ट, इसे भाई पहले एनोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, एनोर पोर्ट के नाम से इसे पहले जाना जाता था फॉर्मरली। अब ये कमाराजर पोर्ट के नाम से भी जाना जा रहा है। कहां पर मौजूद है? चलिए, मौजूद है अपना चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। चेन्नई बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है अपनी बारिश को लेकर कि भाई 110 साल का रिकॉर्ड टूट गया तमिलनाडु चेन्नई में, तो ये चेन्नई से सवाल बनने के थोड़े चांसेस रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। पुराना नाम था इसका एनोर पोर्ट, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ये तो भाई पढ़ लो एक बार, वर्ल्ड वॉर 2 बहुत बार मिलेगा तुम्हें बर्लिन पढ़ने के लिए। बर्लिन किस देश की राजधानी है? जर्मनी, आयरलैंड, नेदरलैंड्स या फिनलैंड? चलिए, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बर्लिन किस देश की राजधानी है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए जी। 11वीं जोड़ी गई थी, हाँ बिल्कुल जी, 11वीं जो जोड़ी गई थी सर, उसमें क्या क्या हुआ था वो आप सभी लोग जानते होंगे। और जो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज मिलेंगी ना, वो ऐसी लिखी हुई मिलती हैं अगर सही वाला संविधान पढ़ोगे तो। ऐसे 51 के ए में स्मॉल ए, उसके बाद सर स्मॉल बी, उसके बाद स्मॉल सी, उसके बाद स्मॉल डी, उसके बाद स्मॉल ई, उसके बाद स्मॉल एफ, उसके बाद स्मॉल जी, उसके बाद एच के तक मिलेंगे आपको, ठीक है। 11वीं ड्यूटी जो मिलेगी, ऐसे कभी सवाल नहीं पूछा उसने मगर एग्जाम में कि 51 ए के जो डी में ड्यूटी लिखी हुई है फंडामेंटल ड्यूटी, उसके बारे में बताइए क्या लिखा हुआ है। सर ऐसे पूछ जाएगा ना जिस दिन, उस दिन भाई साहब मतलब तुम मान नहीं सकते कि तुम तो बाद में घबराओगे, टीचर भी घबरा जाएगा ये सवाल देख के। इतना जबरदस्त फर्स्ट क्लास सवाल बनेगा अगर ऐसे पूछ जाएगा तो। क्योंकि हम तो हाथ रख के याद करा, टीचर तो यही बोलता है तू बस पढ़ जा, ड्यूटी आएगी एग्जाम में टिक कर दियो कौन सी नहीं है, क्योंकि यही पूछेगा वो। मगर इस बेसिस पे पूछ गई कि ABCD में डी डी में जो ड्यूटी लिखी हुई है बताइए कौन सी है, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ए कैपिटल क्यों है सर? क्योंकि ये जो जोड़ा गया था भारत के संविधान में मौजूद नहीं था, इसीलिए कैपिटल है। सवाल का सही जवाब जर्मनी है सर। जर्मनी में आपको अगर आप जाएंगे तो एक बार वर्ल्ड वॉर 2 तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सर जर्मनी पढ़ने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 की पृष्ठभूमि रखी गई थी 1930-31 में, जब हिटलर ने वार्सा की संधि की अवहेलना करते हुए खुद को इकोनॉमिकली मजबूत करना शुरू किया और हथियारों को खरीदना शुरू किया बहुत भारी मात्रा में। और उस समय दुनिया रोक सकती थी मगर दुनिया ने रोका नहीं, दुनिया ने वेट किया। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउंट कैमेट इज सिचुएटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? ये जो माउंट कैमेट है ना, ये भारत के किस क्षेत्र में मौजूद है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? चलिए जवाब दीजिए। क्यों हुए थे सर? अखिलेश जी बहुत ही लंबी पृष्ठभूमि मिलेगी सर आपको अगर आप सही मायने में जानना चाहते हैं ना सर कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो क्यों हुआ। क्योंकि हम तो पता केवल इतना बता देते हैं कि वो प्रफुल्ल चाकी और उनको गिरफ्तार कर लिया, सर वो केवल उतना ही नहीं था, बहुत ही लंबी पृष्ठभूमि को आपको समझना पड़ेगा। मतलब आपको कम से कम 1905 से लेकर आगे की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। अगर आप मेरे तरीके से मतलब मेरे नजरिए से समझना चाहेंगे ना, तो मैं आपको केवल इतना समझाऊंगा सर, ये जो अपनी अंग्रेज थे ना, ये तिलमिलाए हुए थे, ये तिलमिलाए हुए थे हमारी मांग को लेकर। ये जो हम पूर्ण स्वराज और आ, मांग कर रहे थे कि भाई शासन में हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। और ये सर ये पता है कहाँ से शुरू होती है पृष्ठभूमि?
अगर आप मेरी नजरों से देखेंगे, ये लखनऊ कॉन्फ्रेंस, जो लखनऊ सेशन होगा ना सर 1916 वाला, जिसमें गरम दल और नरम दल, कांग्रेस जो विभाजन हो गया था वो एक हो जाएगी और मुस्लिम लीग भी सपोर्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये लगता है कि भाई अब तो कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा इनके फेवर में। ये वाली वहां से आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा अगर आप ढंग से इतिहास को पढ़ेंगे। उसके बाद एक घटना को जोड़ते हुए आप पहुंचेंगे 13 अप्रैल 1919 तक। और सर ऐसा नहीं है कि केवल 13 अप्रैल को ही घटना हो गई, सर 3 दिन पहले वाली घटनाओं को भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि 3 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। आपको इन घटनाओं को भी पढ़ना पड़ेगा कि भाई 2-3 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। जैसे हम रैंडमली बोल देते ना कि गिरफ्तार कर लिया लोग खट्टे हो गए, सर ऐसे ही लोग खट्टे नहीं हो गए थे, गिरफ्तार तो 2 दिन पहले किया था। तो ये पूरी की पूरी पृष्ठभूमि को समझने के लिए आपको सर बहुत अच्छे से चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, कहां पर मौजूद है सर? उत्तराखंड में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकते हैं चांसेस, गढ़वाल रीजन में आपको मिलेगा उत्तराखंड में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज एन एनुअल रिपोर्ट रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट है? ये जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है ना, ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? सवाल यहाँ पर ये है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा? क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? चलिए सर, चंपारण सत्याग्रह की विषय पृष्ठभूमि है। देखिए आप ना किसी भी इतिहास को पढ़ने के लिए, अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ाना शुरू किया, सर मैंने पढ़ाना शुरू किया होगा, उसके पीछे कोई इतिहास होगा, मतलब उसके पीछे कोई चीज होगी, कहीं से शुरू हुआ होगा वो कहानी। अब हम पता है कैसे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो गया, अरे उसके पीछे की पृष्ठभूमि तो देखनी पड़ेगी आपको, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, क्या दिक्कत थी, वो क्या 3 टकिया प्रथा, हम बोल देते हैं ना कि नील की खेती हो रही थी, सर वो था क्या नील की खेती? हम बोल देते हैं जमीन बंजर हो जाती है, अरे भाई जमीन बंजर हो जाती है, और भी तो रीजन दीजिए कि बिक नहीं रही थी, मार्केट डाउन चल रही थी, ये सब भी तो बताइए कि उतनी खेती करने पे आप उतनी बेचने बचत तो होगी नहीं, इसीलिए भी किसान विरोध कर रहे थे। ये बहुत लंबी प्रोसेस है सर किसी भी चीज को समझाना, एक दिन का कम। जैसे हम 1905 पढ़ाते हैं, बंगाल विभाजन हो गया, अरे भाई हो गया बंगाल विभाजन, ऐसे थोड़ी बंगाल विभाजन हो गया, उसके पीछे पृष्ठभूमि है सर, 1903 से पढ़ना पड़ेगा आपको, 1903 से, ये क्या थी उसकी सोच, लॉर्ड कर्जन की क्या दिमाग में लेकर बैठा था वो, क्या उदारवादी नेता थे, क्या कांग्रेस की उदारवादी नीति में बदलाव आएगा 1857 में। 1857 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1897 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए जी, कौन रिपोर्ट तैयार करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है, थोड़ा सा खींच देते हैं यार सवालों को जल्दी से। Which of these option is incorrect with regard to folk dance and its state origin? लोक नृत्य और उसकी इसकी उत्पत्ति की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब 3 ठीक है, 1 गलत है। किन्नारू नाटी हिमाचल प्रदेश, फूली काली केरल, कीकली पंजाब, तलगड़ी झारखंड। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत है? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? पता है आज तक, मतलब अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे ना इतिहास को, तो सर हम तो देखो ये मैं भी अगर आपको सीजीएल की तैयारी कराऊंगा ना, मैं भी पता है कितना बताऊंगा। गांधी जी 1915 में भारत आ गए, मैं आपको इतना ही बताऊंगा सर, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना ही बताऊंगा। अगर मैं आपको सीजीएल की तैयारी कराऊंगा, सीपीओ की करवाऊंगा, एमटीएस की करवाऊंगा, सीएचएसएल की करवाऊंगा, रेलवे की करवाऊंगा, इतना ही बताऊंगा। गांधी जी 1915 में वापस आ गए, अरे भाई 1905 में आना था वापस, वापस तो यहाँ आना था, 10 साल लेट हो गए, क्यों हो गए, ये वाली तो समझा दो पृष्ठभूमि। अब वो पीसीएस की तैयारी करोगे ना, तो ये 10 साल का लेखा जोखा भी आपको समझना पड़ेगा कि यार जो व्यक्ति 1905 में वापस आने वाले थे वो 1915 में क्यों आए, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए जी, और गोपाल कृष्ण गोखले का जो संगठन था, गांधी जी ने उसे ज्वाइन क्यों नहीं किया, और रीजन देखना पड़ेगा क्या थी उस गोपाल कृष्ण गोखले साहब। आप सभी लोग जानते हैं पॉलिटिकल गुरु मानते थे, हमने इतना ही पढ़ा है केवल पॉलिटिकल गुरु, सर बहुत अच्छे संबंध थे मोहम्मद अली जिन्ना से भी, मोहम्मद अली जिन्ना भी बहुत सम्मान देते थे गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। तो ये सभी चीजें भी देखनी पड़ेंगी, और 10 साल कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये भी देखना पड़ेगा, कैसे उन्होंने अपना व्यवसाय जो था वो चमका लिया था, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा।
इसके अलावा गांधी जी के एक बार बेटे बीमार हुए थे, जो सबसे बड़े बेटे थे उनकी तबीयत खराब हुई थी, उस समय मुंबई में थे, और तबीयत खराब इतनी भयंकर हो गई कि भाई साहब वो एक बीमारी का नाम तो मैं स्किप कर रहा हूँ क्या होती है, कि नींद में खड़े हो रहे हैं और पागलपन वाली हरकत कर रहे हैं, तो इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। और गांधी जी को कहा, उस व्यक्ति ने मतलब डॉक्टर ने कहा कि इसको आपको अंडा खिलाना पड़ेगा, इसको आपको मीट मांस खिलाना पड़ेगा, ये सुधरेगी नहीं इसकी हालत, वरना दिन पर दिन और बिगड़ती जाएगी और खराब होती जाएगी। गांधी जी ने बोला मर जाएगा मर जाएगा, ये नहीं खिलाऊंगा, अपना धर्म नहीं त्यागेंगे, इन्हें त्याग देंगे। और उसके बाद जल से, मेरे को ये वाली थोड़ी स्टेटमेंट समझ नहीं आती, कि जल के उपचार से उसका इलाज किया और दवाइयों से, डॉक्टर को बोला आप डेली आइए, और गांधी जी ने जल के उपचार से, ये जल का उपचार और विस्तार से मुझे भी पढ़ना पड़ेगा कि ये जो जल का उपचार बोलते हैं वो क्या है। ठीक है, चलिए, क्या है इस सवाल का सही जवाब? सर बहुत क्लासिक चीजें हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़ोगे तो। सरदार जी मैं आपको गाइड कर दूंगा, आप कमेंट करके छोड़ना ना ऑफलाइन में, वहां आपको मैं किताबों के नाम सजेस्ट कर दूंगा। चलिए जी, ये जो लास्ट में लिखा है ना तलगड्डी झारखंड, ये तलगड्डी झारखंड वाला गलत है सर, इसकी जगह क्या होना चाहिए, गोवा। ये जो तलगड्डी फोक डांस है कहाँ पे किया जाता है सर, ये गोवा में किया जाता है। बाकी किन्नूरी नाटी हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, फूली कली केरल में किया जाता है, कीकली आप समझ ही रहे हो, कीकली की बात कर रहा है। ठीक है जी, ये पंजाब में किया जाता है, और तलगड्डी कहाँ किया जाता है, गोवा में, झारखंड में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इन विच ऑफ दिस स्टेट द देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट सिचुएटेड, इनमें से किस राज्य में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा मौजूद था? चलिए, मध्य प्रदेश, कोलकाता, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। पता है गांधी जी, कस्तूरबा भाई गांधी की एक बार तबीयत खराब थी सर, तो इतनी ज्यादा परिस्थिति खराब थी कि बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी, तो मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, अगर आप पढ़ेंगे इतिहास को, अभी तो केवल आपने कभी गांधी जी के बारे में पढ़ा है, कोई पढ़ा ही नहीं उनके बारे में, आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा सर विदाउट एनेस्थीसिया, बिना एनेस्थीसिया बेहोशी के सर सर्जरी करवाई। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं वो परिस्थिति उस टाइम की, साउथ अफ्रीका की बात है। इन विच ऑफ दीज स्टेट इज द देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट सिचुएटेड, मध्य प्रदेश, कोलकाता, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा, कहां पर मौजूद है ये वाला एयरपोर्ट? सवाल यहाँ पर ये है, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। सवाल का सही जवाब वो है जो भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है, इंदौर, मध्य प्रदेश, इंदौर सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब। मिशु जी वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द मोइन उल हक स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? मोइन उल हक स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? भोपाल, पटना, चेन्नई या फिर पुणे? मोइन उल हक स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है? भोपाल, पटना, चेन्नई या फिर पुणे? आपने पढ़ा होगा सर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, सबसे लंबे समय तक शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। 11 नवंबर को मनाया जाता है सर अपना स्टूडेंट डे, हाँ ठीक है, तो ये दिवस मनाया जाता है एजुकेशन डे, क्योंकि स्टूडेंट डे मनाया जाएगा 15 अक्टूबर को, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के उसमें मनाया जाएगा एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस 15 अक्टूबर को, जब अब्दुल कलाम साहब का, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्म दिवस होगा, उस दिन मनाया जाएगा सर स्टूडेंट्स डे। तो 3-4 हैं, आप समझ सकते हैं इसलिए। तो इनको मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि आप हमारी तरफ आ जाइए सर, और अगर आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति अगर उस समय ऐसी बन जाती, मगर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब बिल्कुल क्लियर कट एकदम आदमी थे। जब वो शिमला कॉन्फ्रेंस होगा, शिमला कॉन्फ्रेंस सर इंदिरा गांधी वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक क्रिप्स के साथ जब बैठक होगी उस वाली बैठक की बात कर रहा हूँ, 1946 वाली बात कर रहा हूँ, साफ साफ वहां पर बड़ी बहस भी हो जाएगी, बड़े गर्म हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे, ये इतिहास भी कहता है। इस सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब पटना बिहार है, ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मिसाइल नवा कर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाएगा? 31 मार्च, 14 सितंबर, 9 अक्टूबर, 2 दिसंबर। चलिए, वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाएगा सर? सवाल अगला आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए, मैं जल्दी से दे देता हूँ। वर्ल्ड पोस्ट डे लिखा है, नेशनल पोस्ट डे बता दीजिए मुझे, नेशनल पोस्ट डे कब बताएंगे ये बता दीजिए। इसका सही जवाब 9 अक्टूबर है, जल्दी टिक कर दिया मैंने। 21 नंबर का क्वेश्चन है, एकम्बेश्वर टेम्पल भारत में कहां पर मौजूद है? कर्नाटका, सिक्किम, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? एकम्बेश्वर टेम्पल भारत में कहां पर मौजूद है? एकम्बेश्वर मंदिर भारत में कहां पर मौजूद है?
सर देखिए अभिलाष जी, सर अगर देखिए आप पृष्ठभूमि पढ़ेंगे ना 1905 के आसपास से, या फिर 1904-5 के आस 1900 से पढ़ लीजिए, 1897 से पढ़ लीजिए, या फिर आप 1890 के आसपास से पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से 1893 या 1897 के आसपास, 1893 के आसपास दादा भाई नौरोजी साहब को चुना गया था वहां पे, अपना पहले भारतीय जो चुने गए थे अंग्रेजों की कैबिनेट में, वो वहां पर सर मोहम्मद अली जिन्ना भी बाहर खड़े होकर फेवर में नारे लगा रहे थे कि भाई खुशी, मतलब भारतीय थे उस समय, तो खुशी आप समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन खुशी थी। वहां वो तैयारी कर रहे थे सर, वकालत पढ़ने गए थे, वकालत करने के लिए गए थे। अगर आप लगभग देखिए किताबें कई बार थोड़ा सा बगला भी देती हैं, ये भी समझना पड़ता है, तो आपको अपनी मनोचिकित्सा अपने अपने दिमाग से सोचना पड़ता है कि वहां पृष्ठभूमि क्या है। मगर आप मोहम्मद अली जिन्ना की अगर कार्यश्रेणी को देखेंगे ना, 20 साल या लगभग आप 1930 के आसपास तक देखेंगे, 1930 के आसपास तक, तो 1930 तक किताब में कहीं आपको ये नहीं दिखाई देगा कि वो ये चाहते थे कि दो देश बने। किताब में वहां तक आपको यही दिखेगा जब मोतीलाल नेहरू साहब के साथ द्वारा रिपोर्ट जारी की जाएगी, तो वहां पर वो बोलेंगे हम इसको नहीं मानेंगे, वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, उसको बोलेंगे इसमें ये चीजें हैं, आपको ये माननी पड़ेंगी। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब बोल देते हैं कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ संविधान नहीं बना रहे हैं, संविधान सालों साल चलेगा, हमें ऐसा संविधान बनाना है जो सबके लिए बराबर का काम करे। मगर जिन्ना अपनी ही बात पर अड़े हुए थे। कहीं ना कहीं 1930 के बाद आपको नजर आएगा कि उनके दिमाग में ये आया कि भाई एक अलग ही देश होना चाहिए। क्लियर। सवाल का सही जवाब तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर सी है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एकम्बेश्वर मंदिर कहां पर मौजूद है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। वेयर इज द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स हेडक्वार्टर? म्यूजियम डे सालाना मनाया जाता है सर 18 मई को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है सर सालाना वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस। क्लियर। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स, इसका हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। कई बार जो चीजें आसान लग रही होती है ना, वो चीजें आसान नहीं होती, कई बार आपको अपने दिमाग से भी सोचना पड़ता है। जैसे कई बार आप कहते हैं, मतलब कई बार लोग कहते हैं कि भाई गांधी जी ने ये स्टेप गलत लिया, गांधी जी ने वो स्टेप गलत लिया, ये स्टेप ठीक था। आप खुद पढ़कर देखिए एक बार, अगर आप किताब को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना सर, अपने नजरिए से पढ़ेंगे एक बार उस किताब को, तो आप अपने नजरिए से सोच भी पाएंगे कि उस समय अगर उस मौजूदा परिस्थिति में आप होते तो क्या करते। आपको खुद उस समय वहां पे कंक्लूड करने को मिलेगा ना, जबकि आप होते तो क्या करते, तो आपको लगेगा यार ऑसम स्टेप्स थे। ठीक है, वो आप खुद पढ़कर देखिए, खुद ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे आप। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल का सही जवाब है पेरिस, फ्रांस। और फ्रांस में आपने देख ही लिया होगा कि एक और कुछ नया पाया गया IHU नाम से। ओमिक्रॉन से ज्यादा इसके केसेस मिल रहे हैं, अब इसके ऊपर खोज हो रही है भाई कि ये क्या वेरिएंट है कोविड का, एक नया, तो IHU, और ये ज्यादा घातक है ओमिक्रॉन से। कल की न्यूज है मेरे ख्याल से। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लोकेटेड? भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट मौजूद है? चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भारत में कहां पर मौजूद है? जवाब दीजिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट भारत में कहां पर मौजूद है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा। सवाल का सही जवाब सर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कहां मौजूद है? तो देहरादून। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट मतलब देहरादून एयरपोर्ट, इन देहरादून की वो बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द संतरागाची झील लोकेटेड? ये जो संतरागाची झील है ये भारत में कहां पर मौजूद है? झारखंड, मणिपुर, गुजरात और वेस्ट बंगाल। ये तो भला मानिए नागपुर नहीं है ऑप्शन में। चलिए, संतरागाची झील भारत में कहां पर मौजूद है? इसे ही हम जानते हैं पाकी झील के नाम से। इसे ही हम जानते हैं पाकी झील के नाम से। ये संतरागाची झील या फिर पाकी झील भारत में कहां पर मौजूद है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ये वहां पर आपको मिलेगा जो भारत की पुरानी राजधानी हुआ करती थी 1911-12 तक, मतलब वेस्ट बंगाल, कोलकाता इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है। यहाँ पे ममता बनर्जी आपको नजर आएंगी। ममता बनर्जी के द्वारा ये एक पार्टी की स्थापना की गई थी जिसे हम जानते हैं तृणमूल कांग्रेस के नाम से। इसके अलावा ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे भी और मनमोहन सिंह के समय, मतलब मनमोहन सिंह साहब के समय पर भी, दोनों ही प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में रही हैं भारत में रेलवे मिनिस्टर, और ये भारत की पहली रेलवे मिनिस्टर रही हैं महिला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है
व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ रवांडा? रवांडा की कैपिटल एंड करेंसी क्या है? इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। 25वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक मतलब बहुत ही हल्का सवाल है। किगाली और फ्रैंक, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस 25 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब मेरी क्लास है रात को 9:30 बजे भाई, एप्लीकेशन पे क्लास है अभी 9:30 बजे। अगर आप चाहते हैं मेरी एप्लीकेशन वाली क्लासेस लेना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी क्लास का, फॉलो कर लीजिए वहां जाके और क्लास लेने के लिए पहुंच जाइए। और अगर आपको लगता है कि कोई आपको ऐसा असंवेदनशील कंटेंट पढ़ा रहा है जिसमें कुछ ठीक नहीं है तो आप उसे रिपोर्ट कीजिए और विन कीजिए प्राइजेस। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर याद से दबा देना।